नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का चैप्टर विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकले। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ में आएगी और उनके काम की भी खबर है। इसलिए बिना वक्त गवाए सबसे पहले अटेंडेंस और फिर आज की पाठशाला। पाठशाला में आज क्या लेकर आया हूं? कोरोना से भी बड़ी और भयंकर बीमारी का चैप्टर लेकर आया हूं। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में देश को जानना चाहिए। कोरोना से भी भयंकर और बड़ी है। इसके अलावा दहाड़ते हुए शेर मोदी कहां से ले आए, यह भी आपको बताऊंगा। मोदी का शेर वर्सेस विपक्ष का शेर, देश का असली शेर कौन, जरा विस्तार से बताऊंगा। ज्ञानवापी केस, जिसको लेकर अब सारे टेलीविजन चैनल्स भूल गए हैं। हमने तब बताना शुरू किया था जब लोग बात भी नहीं कर रहे थे, और हम तब भी बताएंगे जब लोग इस पर बात नहीं कर रहे, क्योंकि दूसरों के लिए टीआरपी का मामला हो सकता है। हमारे लिए यह देश से जुड़ी एक बड़ी आस्था का मामला है। तो हम ज्ञानवापी केस में आज कोर्ट में क्यों गर्मा गर्म बहस हुई, आपको यह बताएंगे। ज्ञानवापी केस में कोर्ट में आज क्या क्या हुआ, यह विष्णु जैन हमारे साथ लाइव जुड़कर खुद बताएंगे। इसके अलावा मोदी का वो प्रसाद जो हिंदुओं के लिए बदलाव ला रहा है, वो प्रसाद कौन सा है, उसके बारे में बात होगी। और अगर आप भी ऑनलाइन रिव्यू पढ़कर सामान खरीदते हैं तो आपको चेतावनी मिलने जा रही है आज। वो चेतावनी क्या है, थोड़ी देर में पता चलेगी। लेकिन पाठशाला में सबसे पहले उस भयंकर बीमारी का चैप्टर जो इस देश के कुछ लोगों को लग गई है। इस देश में कुछ लोगों को कोरोना से भी भयंकर बीमारी लग गई है, और यह बीमारी है मोदी विरोध की। कोरोना आया, उसकी वैक्सीन भी आ गई, एक बार कोरोना हो गया तो दूसरी बार नहीं होगा, वगैरह वगैरह तमाम चीजें हैं और बीमारियों के इलाज हैं। लेकिन यह जो बीमारी अंध मोदी विरोध की कुछ लोगों को लग गई है, वो दरअसल सोचते ये हैं कि वो मोदी विरोध कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी इस बीमारी में दिक्कत क्या हो गई है कि वो करते तो मोदी विरोध है। उनके लिए लगता है कि हां भाई, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हैं, हमको हर बात में विरोध करना है। लेकिन ये जब मोदी विरोध करते हैं तो वो कब करते करते भारत विरोध पर आ जाते हैं, भारत के लिए खतरा पैदा कर देते हैं, भारत को संकट में डाल देते हैं। ये उनको पता ही नहीं चलता। बहुत भयंकर बीमारी से गुजर रहे हैं लोग। इनको देश की कोई बात पसंद ही नहीं आती। कोई भी बात हो, एक वर्ग इसका विरोध करना शुरू कर देता है। विरोध में तर्क हो ना हो। पिछले 24 घंटे में बेसिर पैर की एक और बहस चल रही है कि नरेंद्र मोदी ने नई संसद की छत पर जो राष्ट्रीय प्रतीक लगवाया है, उस राष्ट्रीय प्रतीक में शेर दहाड़ता कैसे दिख रहा है। अब इस देश में बताइए, कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि शेर दहाड़ता कैसे दिख रहा है, शेर आक्रामक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, शेर तो शांति का प्रतीक होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। आज हम पाठशाला में मोदी विरोध की इस बीमारी का चैप्टर खोलेंगे जो यह बताएगा कि कैसे बेवजह के मोदी विरोध में बेसिर पैर की बहस करके एक तरह से देश का कीमती टाइम और माहौल खराब किया जाता है। उस शेर की सच्चाई क्या है वो भी आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको बोलता हूं हमेशा सबसे डिटेल में चैप्टर लाता हूं। लेकिन उससे पहले, आज ये चैप्टर खोलूं उससे पहले आज आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं और एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूं। ये चिट्ठी जो है, ये मुझे पाठशाला के एक दर्शक ने भेजी है और ये स्पीड पोस्ट से आई है। अब स्पीड पोस्ट के बारे में क्यों बता रहा हूं अभी आपको पता चले। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से यह चिट्ठी मुझे मिली। यह चिट्ठी आनंद दारजी नाम के एक व्यक्ति ने मुझे लिखी, जो बहुत भावुक कर देने वाली एक बात इसमें लिखी थी। तो मुझे लगा आपको यह चिट्ठी दिखानी चाहिए। इस चिट्ठी के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाता हूं, फिर आऊंगा जरा उस चैप्टर पर, और क्यों पढ़ रहा हूं आपको बताऊंगा। 2 पन्नों की यह चिट्ठी है जो उन्होंने मुझे हाथ से लिखकर भेजी। उन्होंने लिखा कि सुशांत भाई नमस्ते, स्वस्थ कुशाग्र बुद्धि हाजिर जवाब की कामना। आपकी पाठशाला का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ दिन क्लास लेने नहीं आए, पाठशाला अंधकार हो गया। पाठशाला तभी तक अच्छी है जब तक शिक्षक कुशल हो। मैंने आज तक मेरे अनुरूप टीवी डिबेट के एंकर को नहीं पाया। एंकर को चाहिए कि कोई गेस्ट कुतर्क विषय से बाहर जाकर अथवा विषय पर तो उसे कुतर्क करे तो उसे कड़ा रूप से चुप कराए और विषय से भटकने न दे।
जैसे आपने कहा था महाराष्ट्र में, मैंने कभी डिबेट की होगी तो बोला होगा कि 35 एमएलए किडनैप हो गए तो मुख्यमंत्री को तो लॉ एंड ऑर्डर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो मैं बहुत हंसा क्योंकि सामने वाले को ऐसा उत्तर आने का एहसास ही नहीं था। एंकर को ऐसा उत्तर देना चाहिए कि सामने वाला उसको पलट ना पाए। और फिर उन्होंने बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं, लेकिन मैं आज आपको ये चिट्ठी इसलिए पढ़कर सुना रहा हूं कि उन्होंने आखिर में बड़ी भावुक कर देने वाली बात लिखी। उन्होंने लिखा आखिरी पैराग्राफ में कि सुशांत जी, मैं गांव से हूं, नो सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कमाने का कोई जरिया नहीं मेरे पास, इसलिए 50 रुपया स्पीड पोस्ट के डाल दीजिएगा, ये मेरा 2 किलो आलू का दाम है। अपने घर में खाने के लिए जो 2 किलो आलू के लिए 50 रुपए थे, वो खाने का सामान न लाकर वो उन्होंने मुझे ये चिट्ठी भेजने के लिए स्पीड पोस्ट में लगा दी। और लिखते हैं कि आपकी प्रशंसा ना करूं तो मेरा जमीर इजाजत नहीं देगा, और प्रशंसा करूं तो 2 किलो ... मैंने और मेरी टीम ने ये चिट्ठी पढ़ी। बहुत सारी चिट्ठियां हमें आती हैं, लोग भेजते हैं, फोन कॉल करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन जब लोग इस तरह का स्नेह दिखाते हैं कि अपना खाना पीना छोड़कर वो पैसा खाने का जो था वो लगा दिया इस चिट्ठी को भेजने में। कई चिट्ठियां आती हैं, लेकिन ऐसी चिट्ठियां जो है ना, वो दिल को छू जाती। मैं बहुत भावुक हुआ इसको पढ़कर। और हमारी तरफ से हम आपके लिए कुछ भेजेंगे सर, आप चिंता मत कीजिए। हमने आज आपको फोन भी लगाया था, आपने उठाया नहीं, फिर करेंगे फोन। बहुत सारे लोग पाठशाला को पसंद कर रहे हैं। आप लोगों का ये प्यार जो है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। ये नीचे वो चिट्ठी का हिस्सा दिखा रहा हूं कि मैं गांव से हूं और 2 किलो आलू का पैसा जो है वो छोड़कर आपको स्पीड पोस्ट किया है। बहुत धन्यवाद। पाठशाला में अब उस विवाद का चैप्टर जिस पर बहस करके विपक्ष समय बर्बाद कर रहा है। बहुत से जरूरी मुद्दे हैं देश में, लेकिन विपक्ष शेर के दहाड़ने और हंसने का मुद्दा बना रहा है। दरअसल देश में नरेंद्र मोदी की सरकार कोई भी काम करे तो उसका विरोध होता है। कल पीएम मोदी ने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया था। यह उस वक्त की तस्वीर है। विपक्ष ने उसका विरोध शुरू कर दिया कि इन्होंने कैसे कर दिया, ये तो स्पीकर को करना चाहिए था, ये वो। फिर ये शेर पर आ गए और मुद्दा क्या बनाया कि राष्ट्रीय चिन्ह में जो शेर है वो गुस्से में क्यों दिख रहा है, वो दहाड़ क्यों रहा है, वो मुस्कुरा क्यों नहीं रहा। अब ये जो दुनिया भर में शेर हैं और भारत के शेर हैं, वो अलग पगलाए हुए हैं कि हम लोग दहाड़ नहीं रहे हैं, इस पर तो चिंता हो सकती है, लेकिन हम लोग मुस्कुरा नहीं रहे, इस पर चिंता हो रही है। ये शेर कब से मुस्कुराने वाले हो गए। अगर शेर शांति के प्रतीक होते हैं तो सारे कबूतर सुसाइड कर लें कि फिर हमको इतने दिन से शांति का प्रतीक बोल के क्यों उड़ा रहे थे। शेर को उड़ाते, शेर को छोड़ते। नेहरू जी उड़ाते थे ना कबूतर, शांति का प्रतीक, तो फिर 6 शेर को ऐसे पकड़ते और छोड़ देते, हो गया शांति का प्रतीक। शेर शांति का प्रतीक है, शेर शांति का। आपने आज तक देखा है दो तरफ से युद्ध चल रहा है और किसी ने कहा कि सीज फायर करना है तो सफेद कपड़ा दिखाता है कि शेर का फोटो दिखाता है कि ये देखो हम शांति चाहते हैं, देखो शेर है मेरे पास, उधर से 6 गोली और मारेगा। शेर भैया शक्ति का प्रतीक है, शेर आत्मविश्वास का प्रतीक है। चारों दिशा में शेर लगा है कि हमको चारों तरफ से देखना मत, शेर जैसी हमारी नजर है, शेर जैसा हमारा आत्मविश्वास है। विपक्ष कह रहा है मुस्कुरा क्यों नहीं रहा है, इसके दांत कैसे दिख रहे हैं। अरे बॉस गजब बात करते हैं, शेर का दांत नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा। विपक्ष में ऐसी बातों पर बहस छेड़ देता है विपक्ष जिसका कोई सिर पैर नहीं है, समय की बर्बादी, लेकिन यह मुद्दा बना दिया भाई। कल जिस अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ वो कितना भव्य है, कितना सुंदर लगेगा, देश के लिए कितना शानदार लम्हा है, यह सब कोई बहस नहीं हो रही। वो हंस कैसे रहा है, हंस क्यों नहीं रहा है शेर, शांति क्यों नहीं दिखा रहा है, गुर्रा क्यों रहा है। अरे कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय प्रतीक का शेर सौम्य और शांत मुद्रा में दिखता है। सौम्य और शांत शेर, ये लोग नेता लोग जाएं कभी जिम कॉर्बेट और शांति से मुंह बंद करके चल रहे शेर के गले में हाथ डाल के पूछे तुम सौम्य हो कि शांत हो, वो शेर जो जवाब देगा ना खुद घोड़ा बन जाएंगे, दौड़ते फिरेंगे वहां से। नए संसद भवन में लगे राष्ट्रीय प्रतीक का शेर खूंखार दिख रहा है इनको।
आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि मैं 130 करोड़ भारतवासियों से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय चिन्ह बदलने वालों को राष्ट्र विरोधी बोलना चाहिए कि नहीं। इनके हिसाब से राष्ट्रीय चिन्ह ही बदल गया, राष्ट्रीय चिन्ह ही बदल गया। फिर जिस ट्वीट को इन्होंने रीट्वीट किया उसमें 2 तस्वीरें हैं, एक में अशोक स्तंभ के शेर का मुंह बंद है, दूसरा वो अशोक स्तंभ है जो नए संसद भवन पर लगा है, इसमें शेर का मुंह खुला है और वो दहाड़ रहा है, ये उन्होंने कह दिया। मतलब इधर वाला जो है वो दहाड़ नहीं रहा है, वो जो है वो इनके हिसाब से शांति है। शेर को लगाया शांति, अरे जिन्होंने बनाया वो कबूतर ही लगा देते ना अगर शांति चाहिए थी तो। इस तरह की एक और तस्वीर कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने भी ट्वीट की कि 1950 से अब तक देश में क्या बदला, वो पुराने एवं नए अशोक स्तंभ को देखकर सामने। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने भी अशोक स्तंभ की 2 अलग अलग तस्वीर ट्वीट की, लेकिन उन्होंने कुछ लिखा नहीं। जबकि उन्हीं की पार्टी के दूसरे सांसद जवाहर सरकार ने भी तस्वीर ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अपमान हुआ है, बाईं तरफ ओरिजिनल सुंदर और आत्मविश्वास से भरा हुआ और दाईं तरफ मोदी का वर्जन है जिसे नए संसद भवन में लगाया गया। वो गरजता हुआ, बेवजह से आक्रामक और अनुपातहीन है। यह शर्मनाक है, इसे तुरंत बदलना चाहिए। ये बगल वाला इनको लग रहा है कि हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, कपिल शर्मा का शो देख के निकला हुआ शेर है, और उधर वाला जो है वो दहाड़ रहा है। क्या जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वो कैसे हो रहा है इसे भी समझिए। सोशल मीडिया पर तुलना करने वाली एक तस्वीर वायरल की जा रही है। अब जरा मैं आपको वो तस्वीर और चीजें दिखाता हूं, जरा उसको समझिए आप कि चल क्या रहा है देश के अंदर और कैसे चल रहा है। इसमें 3 बातें जो 2 तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ये 2 तस्वीरें वहां पर दिखाई जा रही है। एक से क्लोज शॉट दिखाइएगा। एक तस्वीर ये दिखाई जा रही है, दूसरी तस्वीर ये दिखाई जा रही है। अब जरा मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, जरा आपको गौर करना चाहिए इन चीजों पर, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। पहली बात क्या है कि ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बॉटम एंगल से ली गई है, नीचे से ऊपर की तरफ ली गई है, ठीक है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सामने से ली गई है। दूसरी बात, ये 2D तस्वीर है, 2 डायमेंशनल, और ये 3 डायमेंशनल तस्वीर है। अब आप 3 डायमेंशनल कोई चीज देखते हैं तो उसमें बड़ा अंतर दिखता है। 3D फिल्म देखने जाते हैं ना चश्मा लगा के, उसमें नहीं लगता कि एकदम निकल कर सामने आ रही है चीज, तो वो 2D और 3D का फर्क है। तीसरी बात, नई तकनीक की वजह से भी संसद भवन के राष्ट्रीय प्रतीक का शेर ज्यादा क्लियर और शार्प दिख रहा है। लेकिन आप जरा इन 2 तस्वीरों को गौर कीजिए, इन दोनों तस्वीरों को इतना फ्रेम बनाइए कि दोनों का इतना चेहरा दिखे। अब जरा मैं आपको दिखाता हूं, इसमें भी आप देखिए मुंह खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है। खुला हुआ है, इसमें भी मुंह खुला हुआ है, ठीक। इसमें भी यहां पर आप देखिएगा दांत दिख रहा है, इसमें भी यहां बड़ा, चूंकि बड़ा है, इतना बड़ा 9,500 किलो का, तो यहां इसमें बड़ा बड़ा दांत दिख रहा है। इसमें जिस तरीके से आंख है वैसे ही आंख यहां भी है, बॉटम फ्रेम में, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। यहां आपको दांत दिख रहा है, वैसे ही यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है। क्या फर्क है? क्या फर्क है? शेर जो है वो कब से शांति का प्रतीक हो गया और मुस्कुरा मुस्कुरा कर लोगों को कहने लगा आओ डूड मिलो मुझसे, ऐसा करता है क्या? और अशोक स्तंभ का भाव ये है क्या, चारों दिशा में शेर लगाकर कहना कि देखो हम मुस्कुरा रहे हैं, हम बड़े हंसने खेलने कूदने वाले देश हैं। कल ही आपको बताया था कि चारों दिशा में जो शेर लगे हैं वो इस देश की तरफ गुर्रा के मत देखना, इस देश की तरफ गलत नजरों से मत देखना। वो प्रहरी के तौर पर खड़े, वो आत्मविश्वास का प्रतीक है, वो सामने वाले को एहसास कराने का प्रतीक है कि इस देश की तरफ बुरी नजर से मत देखना। इनको हंसने वाला शेर चाहिए, अरे हंसने वाला चाहिए तो अपना बनाओ। अब आपको मूल अशोक स्तंभ दिखाते हैं जो वाराणसी के सारनाथ म्यूजियम में संरक्षित है। मूल अशोक स्तंभ ओरिजिनल वाला, उसकी तस्वीर डालिए। यह मूल अशोक स्तंभ है। इसमें जो 3 शेर सामने दिख रहे हैं उन तीनों के मुंह खुले हुए हैं, शेर के दांत भी दिख रहे हैं और वो दहाड़ने वाली मुद्रा में ही है बॉस। जरा इसको क्लोज शॉट डालिए, इस पर यहां पर डालिए जरा, इस तस्वीर को आप देखिए। ये या बस यहीं पॉज कर दीजिए, यहीं पॉज कीजिए। अब आप इस तस्वीर को देखिए, इसका क्लोज शॉट बनाइए। ये ओरिजिनल अशोक स्तंभ जो सारनाथ में है, म्यूजियम में रखा हुआ है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, यहां दांत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये कैसे दांत दिख रहा है? अब जाके बोलिए कैसे दांत दिख रहा है? इसको तो मुस्कुराना था, दांत कैसे दिखा दिया?
यहां देखिए, साइड वाले का यहां दांत दिख रहा है, इसका यहां दांत दिख रहा है, इसका भी मुंह खुला हुआ है, सेम वैसे ही आंखें हैं। अब क्या करें बॉस, क्या करें? अगर ये किसी को लगे कि ये दहाड़ रहा है कि हंस रहा है, ये तो ओरिजिनल सारनाथ वाला है, ये कैसे दहाड़ रहा है? ये अशोक ने बनवाया था, सम्राट अशोक ने। मूल स्तंभ की तस्वीर और नई संसद की तस्वीर अब जो आपको मैंने दिखाई, वो दोनों मैच हो रही है, एकदम मैच, हूबहू। अब आज वाली 3D है तो ज्यादा निकल कर आ रही है, तो इनको लग रहा दहाड़ रहा है, वो वाला जो है वो तो हंसी मजाक कर रहा था। शेर कब से हंसी मजाक करने लगा? मूल स्तंभ सम्राट अशोक ने 265 ईसा पूर्व में बनवाया था। यह बताया जाता है कि मूल स्तंभ 50 से 70 फीट ऊंचा था, और इसी मूल स्तंभ के अशोक चक्र में कुछ बदलाव के साथ भारत ने इसे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था। चेंज किया तो मूल स्तंभ के नीचे घंटी के आकार का कमल का फूल बना हुआ था, उसको हटा के और वहां देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिख दिया, जैसा दिख रहा अभी आपको। यह हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है जो अब आपको दिख रहा है, नीचे सत्यमेव जयते लिख दिया गया बस। अब आपको एक और सबूत दिखाता हूं। संविधान के पहले पन्ने पर भी राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ बना हुआ है। इस अशोक स्तंभ में भी शेर का मुंह खुला ही हुआ है। संविधान वाली फोटो डालिए जरा, जो संविधान, हां ये देखिए, ये संविधान के पहले पन्ने पर बना हुआ है, और इस पर अगर आप टच स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको और क्लियर दिखेगा। यहां दिखाइए जरा, इस पर डालिए, यहां देखिए, आप जरा जूम करके दिखाइए, सेम पिक्चर, ये ओरिजिनल है। ये संविधान के पहले पन्ने पर जो अशोक स्तंभ लगा हुआ है, जो उसकी फोटो है, सेम है। इसमें भी यहां दांत बना हुआ है बॉस, ये मुंह वैसे ही खुला हुआ है, इधर भी शेर का मुंह वैसे ही खुला हुआ है, इधर वाला भी वैसे ही दहाड़ रहा है, ये भाई वैसे ही देख रहा है। जिसको ये कौन से एंगल से लोगों को हंसता दिख रहा है, दिखाइए कौन से एंगल से। अगर ये शांति का प्रतीक नहीं है तो फिर कौन शांति का प्रतीक है बताइए? शांति का प्रतीक शेर में ढूंढ रहा है। ये संविधान का दिखा दिया। ये जो संविधान के पहले पन्ने पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ को पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन के छात्र दीनानाथ भार्गव ने बनाया था। जब उन्हें यह जिम्मेदारी मिली थी तब वो 21 साल के थे। सुनिए कैसे बना ये। जब उन्हें यह काम करने के लिए कहा गया तो वो नर्वस हो गए। सोचिए उस जमाने में नर्वस हुए जब कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। आज के डेट में होते और आज जैसा विपक्ष होता जिसको मोदी विरोध में ऐसा लग गया है कि किसी भी चीज का विरोध करना है, तब तो इनका हाथ ऐसे लप लप कांपता। उस वक्त तो थोड़ा थोड़ा कांप रहा होगा। आज के डिजाइनर की तारीफ नहीं कर रहे हैं कि कितना भव्य और सुंदर बनाया, मन गदगद हो गया भारतीय के तौर पे। शेर हंस रहा है कि नहीं और शेर दहाड़ रहा है, इस पे चर्चा चल रही है। खैर वो कहानी सुनिए। तो ये भाई साहब जो बनाने लगे तो ये नर्वस हो गए, इनके हाथ कांपने लगे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए वो हर दिन लगातार 1 महीने तक शांति निकेतन से 100 किलोमीटर दूर कोलकाता के चिड़ियाघर जाते थे। वहां शेरों के हाव भाव को समझते थे, शेरों के आक्रामक रूप और व्यवहार का अध्ययन करते थे। किसका करते थे? आक्रामक रूप और व्यवहार का। ये नहीं देखते थे कि शेर कब बैठ के हंसी ठट्टा कर रहा है, कब वो शांति के रूप में दिख रहा है, कब वो शांति का प्रतीक बन रहा है। ये नहीं, आक्रामक रूप और उसका व्यवहार अध्ययन करते थे। जिसके बाद दीनानाथ भार्गव ने संविधान के पहले पन्ने पर राष्ट्रीय चिन्ह बनाया था, जो अभी आपको मैंने दिखाया। अगर शेरों की दहाड़ को लेकर कोई अंतर भी है तो यह अंतर नया नहीं है। अगर कोई है तो हमारे यहां कई जगहों पर राष्ट्रीय प्रतीक बनावट में थोड़ा बहुत अंतर रहता है 19-20 का। आपको उदाहरण दिखाता हूं। जैसे 10 रुपए का पुराना नोट निकालिए। 10 रुपया का पुराना नोट देखिए, यह आपके सामने रख दिया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको यहां पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इस 10 रुपए के पुराने नोट में यहां पर यह बना हुआ है। अब यह फोटो देखकर कोई कह सकता है कि ये एकदम वैसा मिलता हुआ नहीं है। अरे भैया आपको नहीं मिलता लग रहा होगा, लेकिन 19-20 का फर्क है। अब आप 19-20 का फर्क पकड़ने बैठिएगा। कोई कहेगा अरे यहां इसके नाखून बड़े लग रहे हैं, उसमें तो काट दिया है, नेल फाइलिंग कैसे हो गई, अरे यहां बाल घुंघराले लग रहे हैं, वहां घुंघराले नहीं। अरे भैया अब ये इतना मीन मैक निकालिएगा तो हो गया। तो ये आपको 10 रुपए के नोट में दिखा दिया, फिर तो आप कहोगे नोट ही नकली है। अच्छा, अब आपको कर्नाटक विधानसभा में राष्ट्रीय प्रतीक लगा हुआ है, जरा उसकी तस्वीर दिखाते। ये देखिए,
अब इसको देखिएगा, ये भी बॉटम एंगल से है, चेहरे पर लाइट कम पड़ रही है तो ये हिस्सा ढंग से दिख नहीं रहा है, और इसमें मुंह बंद है, इसमें मुंह ही बंद है। तो कर्नाटक में तो कांग्रेस की भी सरकार रही, जेडीएस की भी रही, बीजेपी की भी रही, सब जाते होंगे विधानसभा, उनको वहां चिंता नहीं हुई कि कर्नाटक में तुमने कैसे लगा दिया राष्ट्रीय चिन्ह, इसका मुंह कैसे बंद है। असली वाले अशोक स्तंभ में, संविधान में जो पहले है, सारी जगह मुंह खुला हुआ है, इसका मुंह कैसे बंद है। अरे भैया, मुंह बंद करना तो उन नेताओं का करो जो बेवजह की बातें उठा रहे हैं। शेर का मुंह बंद कर दिया, तब वहां नहीं, यहां नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन कैसे कर दिया। तो दांत जो है वो 6 इंची का है कि नहीं 12 इंची का है, जीभ दाहिनी तरफ है कि बाईं तरफ है, सब देख लेंगे ये लोग। अब आपको राष्ट्रपति भवन के गेट पर जो राष्ट्रीय प्रतीक का फोटो लगा, ये देखिए, इसमें भी देखिएगा तो मुंह कम खुला हुआ है लेकिन कम खुला हुआ। अब ये राष्ट्रपति भवन के गेट पे लगा हुआ है। अब बताइए किस किस से सवाल पूछिएगा, कैसे कर दिया, क्या कर दिया, किसी ने आज तक पूछा। अब यही दिन में काम बचा है कि शेर का मुंह खुला है कि नहीं खुला है, शेर हंस रहा है कि रो रहा है, यही इस देश में चर्चा होगी। नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते कहां ये लोग चले गए, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा। शेर दहाड़ता हुआ दिख रहा है कि मुस्कुराता हुआ, शेर के दांत दिख रहे हैं, दांत नहीं दिख रहे हैं, शेर का मुंह खुला है, नहीं खुला है, इस बात का कोई महत्व है। मैसेज क्या था कि शेर के प्रतीक के तौर पर क्या दिखाया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाए गए चारों दिशाओं के शेर साहस का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक है। इस बात का प्रतीक नहीं कि मुंह 6 इंची खुला है कि 1.5 इंची खुला है कि 12 इंची खोल दिया है। इसका प्रतीकात्मक संदेश यह है कि दुश्मन किसी भी दिशा से भारत को नुकसान पहुंचाने के बारे में न सोचे। स्तंभ के शेरों के इसी संदेश से प्रभावित होकर भारत सरकार हर साल सैनिकों को शांति काल, यानी जब युद्ध नहीं हो रहा होता है, तो सर्वोच्च बहादुरी पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित करती है। तो शौर्य के लिए है ना। राष्ट्रीय प्रतीक किसी भी देश की पहचान होता है। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता। अशोक स्तंभ के इस्तेमाल के नियम है। अशोक स्तंभ के इस्तेमाल का सिर्फ संवैधानिक संस्थानों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, न्यायपालिका और उच्च अधिकारी के पास अशोक स्तंभ का इस्तेमाल की इजाजत होती है। 2005 में अशोक स्तंभ पर संसद में कानून बना है, जिसके मुताबिक इसका डिजाइन इस कानून में दी गई 2 तस्वीरों के मुताबिक होता है। वो 2 तस्वीर भी निकाल कर लाया हूं। ये 2 तस्वीर है, इन 2 तस्वीरों को स्क्रीन पर डाल दीजिए। ये 2 तस्वीर की तरह होनी चाहिए, और ये दोनों तस्वीर, अगर एक इसका क्लोज शॉट दिखा दीजिए, इन दोनों में भी जो शेर बना हुआ है उसका मुंह खुला हुआ है। इन दोनों में भी जो 2005 में बाकायदा नियम लाया गया, उसमें भी इन 2 तस्वीरों में शेर का मुंह खुला हुआ है। इसके मुताबिक ही अशोक स्तंभ का डिजाइन तैयार किया जाता है। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये संकट देश के लिए खड़ा हो रहा है, ये जो कुछ लोगों के दिमाग में भर गया, मोदी विरोध, मोदी विरोध, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि पीएम मोदी कोई काम करे और उसका विरोध हो रहा और उससे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए लोग आबादा हो। इससे पहले जैसे नए संसद भवन बनने की शुरुआत हुई थी तो उसका विरोध हुआ था, यह कहकर कि नरेंद्र मोदी अपना बंगला बना रहे हैं, जबकि नई संसद देश की जरूरत है। क्यों? क्योंकि संसद भवन अभी वाला 94 साल पुराना हो गया है। भूकंप समेत कई सुरक्षा संबंधी खतरे हैं। मॉडर्न और स्मार्ट बिल्डिंग की जरूरत थी। कांग्रेस के सांसद तक कह चुके थे 2011-12 के आसपास की इस बिल्डिंग से खतरा है। दुनिया के दूसरे देशों में भी मॉडर्न संसद है। परिसीमन से सीटें बढ़ने पर बिल्डिंग जरूरी थी। नए बिल्डिंग में ऑफिस स्पेस ज्यादा है। सुविधाएं बढ़ने से संसद की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। नया प्रधानमंत्री का घर बनेगा, नया वाइस प्रेसिडेंट का घर बनेगा, सब आसपास होंगे, रक्षा मंत्रालय आसपास होगा। यह देश के लिए था। नरेंद्र मोदी पूरी जिंदगी बैठकर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे या उसी घर में नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री का घर बन रहा था, लेकिन झूठ फैला दिया गया कि अरे मोदी बंगला बनवा रहे हैं। इसी तरह से जब पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया अभियान शुरू किया तो विपक्ष ने उसका भी मजाक उड़ाया कि सब्जी वाले, ठेले वाले, छोटे दुकानदार कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे। आज हकीकत क्या है कि डिजिटल इंडिया ने देश को बदल दिया है। हर दिन 20,000 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है देश के अंदर। अमेरिका से 6 गुना ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। चीन से 3 गुना ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। जून महीने में यूपीआई के ट्रांजैक्शन 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किए हुए। लोग लंबी लाइनों में खड़े नहीं होते। आप सोचिए, जाते हैं कहीं भी, कहते हैं ना, अरे ऑनलाइन पेमेंट कर दूं,
लेकिन यही जब लाया जा रहा था तो नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर कहा गया, अरे भैया ये तो क्या लेके आए, कौन करेगा इस्तेमाल। कोरोना काल में आप सोचिए कितना ज्यादा यही डिजिटल पेमेंट काम आया था, ऑनलाइन पेमेंट काम आया था। अच्छा आगे बढ़ूं उससे हमारी पाठशाला में आ गए हैं हमारे प्रोफेसर साहब विष्णु जैन जी। विष्णु जैन जी नमस्ते। सर की उपाधि दे दी, जबकि मैं तो खुद आपकी पाठशाला में आपका शिष्य हूं। सर मैं आपसे माफी मांग रहा हूं, 2 मिनट और चैप्टर बचा है, खत्म करके बस आपके पास आ रहा हूं, ठीक है? जी जी ठीक। तो विष्णु जैन जी के पास अभी चलेंगे, ज्ञानवापी मामले में क्या हो रहा है वो बताएंगे। लेकिन अभी बात कर रहा था कि नरेंद्र मोदी का अंध विरोध कैसे होता है और उसमें देश का नुकसान। जब जनधन अकाउंट खोले जा रहे थे तो कहा गया कि गरीबों के पास पैसा है, जो जनधन अकाउंट खोले जाएंगे, कि कौन रखेगा इसमें पैसा। नवंबर 2021 तक 44 करोड़ जनधन अकाउंट खुल चुके थे और इनमें 1,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। सीधा जो सरकारी बेनिफिट है इन अकाउंट्स में जाती है। बिचौलिए खत्म हुए, किसान का पैसा वहां जाता है, गरीब आदमी का पैसा वहां जाता है। लोगों को जो कोरोना के संकट काल में आर्थिक मदद दी गई थी वो डायरेक्ट पहुंची। उसका भी मजाक उड़ाया, मोदी जी आया अकाउंट खोलने, क्या होगा अकाउंट खोलने से? वही अकाउंट गरीबों के काम आ रहा है। मेक इन इंडिया शुरू हुआ तो उसका भी मजाक बनाए कि भारत का निर्यात जो है वो क्या होगा, मेक इन इंडिया से क्या होगा। भारत का निर्यात 37% बढ़कर पहली बार रिकॉर्ड 400 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। रक्षा निर्यात 54% बढ़कर 13,000 करोड़ हो गया है। मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया गया तो इसके बारे में लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा कि अरे इसमें भी कैसा शेर लगा दिए हैं, क्या करता है, दहाड़ता नहीं है। एक बार राहुल गांधी का वो पुराना बयान सुनिए कैसे मजाक उड़ाए थे इस वाले शेर का। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। वहां भी मजाक बनाए। मेक इन इंडिया की ताकत बढ़ती चली गई और अब भारत डिफेंस में भी एक्सपोर्ट कर रहा है, अपने यहां कई चीजें बना रहा है। हर चीज का मजाक मत बनाइए, वरना अंत में आप और आपकी पॉलिटिक्स मजाक बनकर रह जाते हैं। पलटकर अपनी सीटें गिन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा शेर इस देश में दहाड़ रहा है और किसका मुंह बंद हो गया है। पाठशाला में अब ज्ञानवापी का चैप्टर। वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद केस पर सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई पर क्या लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन सुनवाई के दौरान क्या हो रहा है, ज्ञानवापी केस कहां तक पहुंचा है, आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि यह हमारे लिए टीआरपी का मसला नहीं है। जब कोई चर्चा नहीं कर रहा था तब भी हम इसके बारे में बता रहे थे। आज भी लोग इसको भूल गए हैं जब तक जजमेंट नहीं आएगा, लेकिन हम आपको बताएंगे कि क्या कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि हमारे लिए यह बड़ी आस्था का मामला है। विष्णु जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु भाई बहुत स्वागत आपका, माफी आपको वेट कराया, लेकिन अब आप अगर हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि आज कोर्ट में क्या क्या हुआ है और सुना कुछ गर्मा गर्म बहस भी हुई आज। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम पक्ष पिछले 5 दिनों से कोर्ट को यह बात कहता आ रहा था कि हमने ज्ञानव्यापी के मसले में सूड प्रॉपर्टी को गलत तरह से आइडेंटिफाई किया है और हमने अपने प्लेंट में इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए जो खसरा नंबर दिया है वो खसरा नंबर है 9130 और वो खसरा नंबर गलत है। अब उसके लिए कोर्ट में जब आज ओपनिंग हुई और 3:45 बजे मुझे मौका मिला अपनी बहस रखने का, तो मैंने कोर्ट के सामने यही 2 बातें रखी और जिससे उनका आर्गुमेंट डिफीट होता है। पहली बात, दीन मोहम्मद के जजमेंट में खुद, जिसको वो कहते हैं कि उनका पूरा केस दीन मोहम्मद पे बेस करता है और दीन मोहम्मद के केस पे इस जगह को वक्फ प्रॉपर्टी कहा गया, दीन मोहम्मद के केस में जो मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल किया गया था उसमें खुद इस जगह को सर्वे नंबर 9130 से डिफाइन किया गया। दूसरी बात, जो हमने सूट फाइल किया है उसके ऑब्जेक्शन में जो मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन के पैरा नंबर 3 पे उन्होंने लिखा है कि यह प्रॉपर्टी सर्वे नंबर 9130 पे 600 साल से मस्जिद चली आ रही है। तो 5 दिन तक आपने कोर्ट को गुमराह करने का, भरमाने का, अपनी प्लीडिंग के खिलाफ बहस करने का काम किया। वो आज हमने कोर्ट को पॉइंट आउट किया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सुशांत जी, आज मैं आपके इस शो पे कहना चाहता हूं, आपका शो पूरे देश भर में देखा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शो है, कि आपने सीपीसी की ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत एप्लीकेशन फाइल की कि ये केस मेंटेनेबल नहीं है, पोषणीय नहीं है। पोषणीय क्यों नहीं है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, वक्फ एक्ट से बाधित है। 5 दिन की बहस में आपने इस पर कोई आर्गुमेंट ही नहीं किया।
सारा आर्गुमेंट इस पे हो रहा है कि आपने यहाँ पेटिशनर क्यों लिखा है, यहाँ प्लेंटिफ क्यों लिखा है, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं कल बहस करूंगा, मैं परसों बहस करूंगा। जो आपने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन के आधार पर बहस ही नहीं हुई। सिर्फ आज मतलब एक लाइन नहीं बोले कि ये केस क्यों मेंटेनेबल नहीं है, कोई एक लाइन नहीं बोला कि ये केस क्यों नहीं मेंटेनेबल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से कैसे बार्ड है। सिर्फ कोर्ट को गुमराह करने का काम किया गया है। वो आज हमने कोर्ट के सामने क्लैरिफाई किया और कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से मैंने ये बात रखी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4(1) में धार्मिक स्वरूप निर्धारित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था वो वैसे ही रहेगा। तो धार्मिक स्वरूप क्या था ये कोर्ट में एविडेंस के तौर पे डिसाइड होगा, जिसके लिए हम सर्वे कमीशन की रिपोर्ट, जो पिलर्स मिले, हिंदू देवी देवताओं के वहां चिन्ह मिले, वो सारी बातें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये वफ नंबर 100 के रूप में दर्ज हो चुका है, इसलिए यहां पे किसी भी तरह की कोई सिविल कोर्ट को पावर ही नहीं है, ये वफ ट्राइब्यूनल जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट है इस पॉइंट पे, जो ये कहता है कि अगर एक पक्ष कह रहा है वफ संपत्ति और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ये उनकी संपत्ति है, तो उसमें सिविल कोर्ट में ही डिसाइड होगा। कोई मुगलिया कोर्ट या कोई शरिया कोर्ट उसको डिसाइड नहीं कर सकती है। तो इसीलिए ये सारी बातें आज हमने कोर्ट में रखी। आज आधे घंटे हमारा आर्ग्यूमेंट चला है और कल भी मैं और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब इस केस में अपनी बहस रखेंगे। विष्णु भाई, ये जो मुस्लिम पक्ष है, आप कह रहे हैं कि ये टाइम बाई कर रहा है, मतलब जितना ये डिले हो जाए मामला या खिंच जाए सुनवाई, लेकिन इनका पक्ष तो अब ये रख चुके हैं, अब ये दोबारा भी कुछ रख सकते हैं या इनका हो गया, अब आप रखेंगे और उसके बाद जज साहब फैसला लेंगे? हाँ, अब हमारा आर्गुमेंट होगा, उसके बाद जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। और जितना वो परेशान कर सकते थे, जितना गुमराह कर सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि हम लोग बाहर से आते हैं अपनी बहस करने, तो एक दिन बहस करने के बाद बोला जाता था कि अब इसको परसों रख लिया जाए, कि उनको पता है कि हमें डिफिकल्टी होगी। तब भी हर डिफिकल्टी का सामना करते हुए, क्योंकि ये मेरे लिए भी मेरे आराध्य देव की लड़ाई है, मेरे आस्था का मसला है, मेरे आराध्य देव के मूल स्थान को वापस लेने का, वहां पे पूजा के अधिकार का मसला है, इसलिए हमने हर परेशानी को झेलते हुए इन सारी चीजों को देखा है। आज उनके आर्गुमेंट्स खत्म हो गए, हमारे आर्गुमेंट शुरू हो गए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म के लिए ये लड़ाई हमने शुरू की है, इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे। 25 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का कंपाइलेशन कोर्ट के सामने दे चुके हैं, जो ये साबित करेगा, ये दिखाएगा कोर्ट को, सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा कि ये केस ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज से आगे जाना चाहिए, इसमें एविडेंस लीड की जानी चाहिए, इसमें इश्यूज फ्रेम होने चाहिए, और वो सारी बातें हम कोर्ट के सामने विस्तृत रूप से रखने वाले हैं। आज भी मैंने उसका एक बैकग्राउंड ऑनरेबल कोर्ट को दे दिया। विष्णु भाई, अगर आपका कल आप जो बातें रखेंगे वो कल अगर खत्म हो जाती हैं, तो क्या माना जाए कि कल या आने वाले कुछ दिनों में इस पर फैसला आ जाएगा जज साहब का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2 दिन तो एटलीस्ट हमारा इसमें आर्गुमेंट चलेगा, और 15 तक शायद चलने की उम्मीद है। उसके बाद मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट इसमें अपना फैसला सुरक्षित रख सकती है, और उसके बाद सबके सामने कोर्ट का फैसला आएगा, ये केस आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। मुस्लिम पक्ष पर आप कह रहे हैं कि चूंकि उन्होंने केस की मेंटेनेबिलिटी पर कोई तर्क ही नहीं रखा, कोई बात ही नहीं की, तो क्या यह माना जा सकता है कि बड़ी संभावना है कि यह केस मेंटेन रहेगा? क्योंकि जब उन्होंने कोई वजह ही नहीं बताई, तो जज साहब अपनी मर्जी से क्यों उस दिशा में जाएं या सोचें या करें, तो क्या यह केस मेंटेन रहेगा और इस पर अब आगे चीजें होंगी? देखिए, मैंने ये कहा कि जो उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऑब्जेक्शन को लेते हुए, उस पर तो उन्होंने 4 दिन तक बहस ही नहीं की। उन्होंने बहस की ऐसे मुद्दों पे जो उनकी प्लीडिंग ही नहीं थी, जो उन्होंने कहा ही नहीं था कभी किसी के सामने, जो कोर्ट के सामने भी ऑन एफिडेविट नहीं फाइल किया था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है, जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का विषय है और जो धार्मिक स्वरूप का आर्गुमेंट है हमारा, वो आरीज है, उनका इंटरप्रिटेशन यही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन, और ये यहाँ पे मैं सिर्फ लीगल डिस्कशन कर रहा हूं, कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को क्या था, ये निर्धारित होना जरूरी है, उसके लिए एविडेंस आना जरूरी है। और कोई ये नहीं कह सकता है कि आप मौजूद है, देवी देवताओं के चिन्ह हैं, खंबे हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले हैं, तो ये केस एविडेंस में जाना, इसको मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना लीगल ऐसा इंटरप्रिटेशन और मानना है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की स्टेज को हम पार करेंगे। और हमने तो बहुत सवाल और जवाब और सारे एक्सप्लेनेशन दे दिए सुशांत जी। मैं कभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुस्लिम पक्ष से भी तो पूछिए कि उनका क्या जवाब है। उनका कोई स्टैंड आज तक हम लोग को नहीं पता है कि औरंगजेब ने तोड़ी की बनाई, ये कब इस जगह काबिज हुए, ये सिर्फ दे आर प्लेइंग बाय द गैलरी, और कभी अपने केस को आज विष्णु भाई, मैंने देखिए मुस्लिम पक्ष जो है वो मैंने गौर किया है कि वो कुछ चैनल्स चुन चुन कर इंटरव्यू देता है,
जहां उनसे सवाल जो है उनके मन मुताबिक पूछे जाते हैं और काउंटर प्रश्न ज्यादा नहीं होते। लेकिन मैंने कई डिबेट्स में अपने यहाँ मुस्लिम इस्लामिक स्कॉलर्स को बुलाया, जानकारों को बुलाया, और बड़ी बड़ी बहसें हुई। उसमें यह हुआ कि अरे ये तो ऐसा डिजाइन होता है, अंदर शिवलिंग भी ये त्रिशूल निकल सकता है, ये वो करते करते लास्ट में बात यहां आ गई कि हाँ ठीक है, ये लिखा है कि औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था। हमारे धर्म में किसी दूसरे के आराध्य की जगह पर मस्जिद बनाने का प्रावधान भी नहीं है, लेकिन ये रहेगा वही क्योंकि 91 का वर्शिप एक्ट है। तो अब इस पे क्या बोलेगा आदमी? और देखिए, आप जो अपने चैनल पर भी सारे पिक्चर्स दिखा रहे हैं, ये सारे पिक्चर्स बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप दिखा रहे हैं जो देवी देवताओं को रखने के आले बने हुए, वो आपको हिंदू मंदिर की तरफ दर्शाते हैं। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इतना मानते हैं, बहुत मानते हैं, वो सैक्रोसेंट लॉ है ना, तो सेक्शन 3 को किसने वायलेट किया? 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया है, सितंबर 1991 में, सुशांत जी। और आपने एडमिटेडली 1992 के बाद वहां पे व्यास जी को तहखाने से बाहर रख दिया। क्या आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन नहीं किया? जरा ये जितने बैरिस्टर लोग हैं उनसे पूछा जाए कि आपने कैसे, जो व्यास जी उस तहखाने में पूजा करते आ रहे थे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में, सेक्शन 3 के वायलेशन में, उनको आपने उस तहखाने से बाहर फेंक दिया और बैरिकेडिंग लगा के हम लोग को रोक दिया कि उसके अंदर नहीं जा सकते। उससे पहले तक तो हिंदू वहां पे अंदर जा रहा था, पूजा कर रहा था। विष्णु भाई, एक चीज लास्ट में ये बताते जाइए कि अब आपकी जिरह खत्म हो गई, उसके बाद कोर्ट जो है वो अपना आदेश सुरक्षित रखेगा, जल्दी ही सुना भी देगा। अगर ये केस मेंटेन हो जाता है, उसके बाद क्या होगा? क्या आप लोग एएसआई सर्वे की भी मांग कर सकते हैं? उसके बाद के स्टेप क्या होंगे? देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसके बाद इश्यूज फ्रेम होंगे, किन किन मुख्य बिंदुओं पे कोर्ट को अपना फैसला देना है, उन सारी चीजों पे कोर्ट अपने इश्यूज फ्रेम करेगा। और साथ ही साथ जो और अलाइड एप्लीकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारी है कि जो शिवलिंग के नीचे की दीवार है उसको तोड़ के देखा जाए, उसको खोल के देखा जाए कि ये शिवलिंग नीचे का कितना जा रहा है, उसका अर्गा जो है वो हमको बरामद होगा, वो हमको मिलेगा। और ये किसी भी तरह से फाउंटेन नहीं है, तो वो दीवार खोलने की सबसे पहली एक्सरसाइज है। इसमें अभी एक और कमीशन जारी होगा। इसके बाद जो एएसआई सर्वे की बात है, कोर्ट सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन के तहत एविडेंस ले सकती है। राम जन्मभूमि के केस में हमने देखा कोर्ट ने ऐसी एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, और इस केस में एएसआई सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारी बातों को भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे और फिर एविडेंस लीड की जाएगी और उसके बाद माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा, फाइनल जजमेंट सुनाएगा। विष्णु भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जानकारी देने के लिए। और अब तो सावन का महीना भी चल रहा है, बोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, मैं यही उम्मीद कर सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पाठशाला में अब पीएम मोदी के उस ड्रीम प्रोजेक्ट का चैप्टर जिसमें धार्मिक स्थलों को नया रूप दिया जा रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम हो या केदार बाबा का धाम या फिर अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो काम कर रहे हैं जो उनसे पहले कोई नहीं कर पाया। पिछले 250 साल में पीएम मोदी के अलावा कोई और नहीं कर पाया। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। भारत के बड़े तीर्थ स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। तीर्थ स्थलों को विकसित करने के लिए मोदी सरकार प्रसाद योजना चला रही है। इस योजना के तहत ही झारखंड के देवघर में स्थित बाबा धाम का कायाकल्प भी हो रहा है। यह झारखंड के देवघर में बाबा धाम में नए निर्माण की तस्वीरें आपको दिखेंगी। अभी तो पूजा पाठ करते हुए पीएम दिख रहे हैं। ये उस नए निर्माण की तस्वीरें हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम में होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है, जहां एक साथ 5000 श्रद्धालु आकर रुक सकते हैं, अपनी थकान मिटा सकते हैं। यह सुविधा मुफ्त मिलेगी। होल्डिंग पॉइंट में 2 बड़े भवन हैं और इसके बनने से कांवड़ियों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे बाबा धाम में भीड़ को भी नियंत्रित किया जा सकेगा। प्रसाद योजना के तहत शिवगंगा तालाब के आसपास शिवगंगा कॉरिडोर बनाया गया है, जहां जबरदस्त लाइटिंग का इंतजाम किया गया है। शिवगंगा में ही श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा बाबा धाम में स्थित नेहरू पार्क में कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है। जलसर झील के आसपास के इलाके का भी विकास किया जा रहा है। पेयजल, स्नानागार और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया गया है। पीएम मोदी ने आज देवघर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया। देवघर में एयरपोर्ट बनने से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को काफी आसानी होगी। एयरपोर्ट बनने से झारखंड के साथ बिहार और बंगाल के लोगों को भी फायदा होगा। एयरपोर्ट से बाबा बैद्यनाथ धाम की दूरी सिर्फ 20 मिनट की है। एयरपोर्ट का निर्माण बाबा बैद्यनाथ धाम को ध्यान में रखकर ही किया गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से विदेशों से आने वाले श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर लौट भी पाएंगे।
एयरपोर्ट बनने से श्रावणी मेले में आने वाले तीर्थयात्रियों को सुविधा होगी। एयरपोर्ट की सुविधा होने से देवघर एम्स तक भी लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी। देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम बड़ा तीर्थ स्थान है। आप सोचिए, हर साल 5 करोड़ लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन के लिए आते हैं। 5 करोड़ लोग आते हैं, और जहां 5 करोड़ लोग सालाना आते हैं, वहां एक एयरपोर्ट तक नहीं था। इतने सालों से एक एयरपोर्ट नहीं था। वहां एयरपोर्ट अब जाकर बना है, और वहां ऐसी सुविधाएं अब जाकर बन रही हैं। ये और लोगों को समझ में नहीं आता कि 5 करोड़ लोग आ रहे हैं। दर्शन, उनके आराध्य के प्रति उनकी भावना, भक्ति, सब अलग बात है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं सोचिए तो वहां जितने लोगों का उससे रोजगार चलता है, घर चलता है, उसके बारे में तो सोच लीजिए। बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक खुद भगवान विष्णु ने बैद्यनाथ धाम की स्थापना की थी। मान्यता है कि आने वाले भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है, इसलिए यहां मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। सावन महीने में यहां श्रावणी मेला लगता है। दूर दूर से कावड़ लेकर शिव के भक्त बाबा धाम पहुंचते हैं और गंगा जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक यहां माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। यहां मंदिर के शीर्ष पर त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल स्थापित है। देवघर में बाबा धाम के नवीनीकरण के प्रोजेक्ट पर अभी 40 करोड़ रुपए लगे, और यह सब मोदी सरकार की प्रसाद योजना के तहत हो रहा है। प्रसाद योजना में बड़े धार्मिक स्थानों का नवीनीकरण हो रहा है, और वहां पर मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। प्रसाद योजना के तहत गुजरात में पावागढ़ काली मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। पावागढ़ प्रोजेक्ट की लागत 121 करोड़ रुपए। इसी तरह से सोमनाथ मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया गया। सोमनाथ मंदिर प्रोजेक्ट पर 45 करोड़ रुपए का खर्च आया। इसी तरह से केदारनाथ धाम प्रोजेक्ट पर काम हुआ। 280 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के पहले चरण में 130 करोड़ के प्रोजेक्ट का पीएम मोदी उद्घाटन कर चुके हैं। इसी तरह उत्तराखंड में बद्रीनाथ मास्टर प्लान पर काम जारी है। पहले चरण की लागत लगभग 230 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर देश के 24 राज्यों में 37 धार्मिक प्रोजेक्ट हैं जिन्हें प्रसाद योजना के तहत चलाया जा रहा है, जिनमें 41 तीर्थ स्थानों का जीर्णोद्धार या सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। 37 में से 15 परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। प्रसाद योजना के अलावा साल 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया। 900 करोड़ की लागत से 5 लाख स्क्वायर फीट में कॉरिडोर बना। कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं को अब गलियों और तंग रास्तों से गुजरना नहीं पड़ता। मंदिर का कनेक्शन सीधे गंगा घाट तक है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से मंदिर भव्य स्वरूप में दिख रहा है, और यहां 3 गुना अधिक श्रद्धालु बढ़ गए। सामान्य दिनों में जहां 10 से 15 हजार लोग प्रतिदिन आते थे, वहीं अब 30 से 35 हजार लोग प्रतिदिन यहां पर पहुंच रहे हैं। इसी तरह आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में केदारनाथ धाम में भी सुविधाओं को बढ़ाया गया। साल 2013 में आई भीषण तबाही के बाद केदारनाथ धाम को नए सिरे से विकसित किया गया। पीएम मोदी खुद यहां चल रहे विकास कार्यों पर बारीकी से नजर रखते हैं। आपदा के दौरान केदारनाथ स्थित शंकराचार्य की समाधि भी बह गई थी। इसे फिर से स्थापित किया गया। पहले चरण में केदारनाथ में 225 करोड़ की लागत से समाधि स्थल, आस्था पथ, तीर्थ पुरोहितों के आवास का निर्माण किया गया। दूसरे चरण में 184 करोड़ की लागत से कई और काम हो रहे हैं। केदारनाथ धाम के कायाकल्प के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ गई है। केदारनाथ में पहले कपाट खुलने के शुरुआती 2 महीने में औसतन 2 से 2.5 लाख यात्री आते थे। इस साल कपाट खुलने के बाद 2 महीनों में 9 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। प्रसाद योजना के तहत सोमनाथ मंदिर में भी 45 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकास का काम हुआ। पार्किंग एरिया बना, पर्यटक सुविधा केंद्र बनाया गया, वेटिंग रूम, बच्चों के लिए कमरे, चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया गया। इसके अलावा सत्संग भवन बना, सौर ऊर्जा से चलने वाला बिजली घर बना, पार्क का विकास किया गया। श्रद्धालुओं के लिए डिजिटली सोमनाथ के दर्शन कर सकें, इसका भी इंतजाम किया गया। असर क्या हुआ कि सोमनाथ की डिजिटल प्रार्थना सबसे ज्यादा देखी जाने वाली प्रार्थनाओं में शामिल हो गई। सोमनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की संख्या 100% बढ़ गई है। 2021 में 52 लाख श्रद्धालुओं ने यहां दर्शन किए थे। 2020 में यह आंकड़ा 24 लाख का था। इसी तरह गुजरात के पंचमहल जिले में पावागढ़ काली मां के मंदिर को भी पुनर्विकसित किया गया है, जहां 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने 500 साल बाद मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराई थी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिक्रमा पथ बनाया गया है।
इसके अलावा यज्ञशाला है, भोजनशाला है, पर्यटकों के लिए भक्त निवास का निर्माण करवाया गया है, अतिथि गृह और मल्टी लेवल पार्किंग का भी निर्माण होगा। यह पावागढ़ का मंदिर आपको दिखा रहा हूं। पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां थी, लेकिन वो जर्जर हालत में थी। नई सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया। पहले मंदिर परिसर में 2 दर्जन लोग एक साथ दर्शन नहीं कर सकते थे। आज सैकड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो हिंदुओं की आस्था के केंद्र हैं, उनके लिए विशेष तौर पर यह प्रसाद योजना चलाई और उनमें बड़ा बदलाव दिखता है। पहले क्या था, बस चल रहा है, ठीक है, मंदिर है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, किसी को क्या दिक्कत हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोनों ही चीजें देखी। एक तो आस्था का केंद्र है तो जा रहा है, कम से कम सम्मानजनक दर्शन तो करे, और दूसरा एक बड़ी इकोनॉमी, हर इस क्षेत्र के आसपास एक बड़ी इकोनॉमी चलती है। अब आप सोचिए, देवघर लोग जा रहे हैं, पावागढ़ जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं कितनों का घर चल रहा है, और अगर डबल ट्रिपल भीड़ जा रही है तो वो इकोनॉमी भी तो बढ़ती है। जो आप पैसा लगा रहे हैं वो पैसा लौट कर भी तो देश में, क्योंकि कई लोगों के तो दिमाग में तुरंत चलेगा, अरे हिंदू के मंदिर में पैसा लगा दिए, क्यों लगा दिए? तो वो पैसा अगर इस लिहाज से देखिए कि पैसा गया है, तो जो पैसा इकोनॉमी में आएगा वो लौट के भी आएगा भैया। प्रसाद योजना के तहत देश के प्रमुख तीर्थ स्थानों का किस किस तरह से जीर्णोद्धार किया जा रहा है, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो आपको एक बार सुनना चाहिए। काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, अयोध्या धाम हो, रामायण सर्किट हो, भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थान हो, देश में आस्था, आध्यात्म और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हर स्थान में आधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के साथ एक चीज बड़ी स्पष्ट है, बाकियों की तरह, बाकी कई नेताओं की तरह वो ऐसा कोई क्लेम नहीं करते कि भाई मैं जनेऊधारी हिंदू हूं या ऐसा हिंदू हूं या वैसा हिंदू, लेकिन अपना हिंदुत्व छुपा कर चलें कि उसमें कोई शर्म की बात है या उसमें कुछ ऐसा है कि कोई मेरा वोट बैंक आहत ना हो जाए, कोई मेरे उस पर प्रभाव ना पड़ जाए मेरी राजनीति पर, यह भी नहीं करते। उसी तरीके से देश में अगर हिंदू हैं, एक बड़ी आबादी है और उनकी आस्था है, उस आस्था के लिए भी कुछ करना है तो वो भी वो करते हैं, उसमें भी चोरी छिपे नहीं करते। पाठशाला में अब गजबे है का चैप्टर। चीन दुनिया का वो देश है जहां कुछ भी हो सकता है। चाइनीज लोग अजब गजब चीजें बनाने में माहिर हैं। अब चीन ने एक ऐसी आइसक्रीम बनाई है जो पिघलती नहीं है। आइसक्रीम खाते खाते कई बार पिघल जाती है ना, इधर से चाट रहे उधर से चाट रहे, अरे पिघल रहा, जल्दी जल्दी खाओ। लेकिन चीन की ये आइसक्रीम नहीं पिघलेगी, मतलब आराम से गर्मी में मजा में लेकर घूमिए, नहीं पिघल रही। आइसक्रीम में आग भी लगा दीजिएगा तो भी नहीं पिघलेगी, लेकिन लाइटर से आग मार रहा है फिर भी नहीं पिघल रही। ये वीडियो फिलहाल जमकर वायरल हो रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसी आइसक्रीम है, अगर पिघलेगी नहीं तो खाएंगे कैसे। हर्म्स ऑफ आइसक्रीम नाम के चीनी ब्रांड ने ये आइसक्रीम बनाई है जो मेल्ट प्रूफ है, मतलब पिघलती नहीं, 31 डिग्री तापमान तक पिघलती नहीं है। इस आइसक्रीम को धूप में रखने पर 1 घंटे बाद पिघलना शुरू होता है, मतलब पिघलती है लेकिन 1 घंटे के बाद। इस आइसक्रीम की कीमत 800 रुपए के करीब है, मतलब आइसक्रीम पिघले ना पिघले, खरीदने में आपकी जेब पिघल जाएगी। आइसक्रीम के वीडियो वायरल होने के बाद कंपनी ने सफाई दी है कि आइसक्रीम पूरी तरह से सुरक्षित है और आइसक्रीम में कैराजीनन नाम के समुद्री पौधे का गम मिलाया गया है, जिसके कारण आइसक्रीम का शेप खराब नहीं होता और इसके पिघलने की स्पीड कम हो जाती है। तो मतलब ये आइसक्रीम आप लेकर आराम से टहल टहल कर खा सकते हैं, लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा चुकानी होगी। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। ऐसा सैलाब शायद ही आपने देखा होगा। ये समंदर की लहरें नहीं, ये नासिक की तस्वीरें हैं, जहां सड़कों पर समंदर नजर आ रहा है। पानी के इस जलजले के बीच जो भी आया वो तिनके की तरह बह गया। मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न है और कई इलाके डूबने की कगार पर हैं।
हालात ऐसे हैं कि दैवीय आपदा में भगवान के मंदिर भी समा गए, फिर आम आदमी की क्या बिसात। घरों का डूबना कौन सी बड़ी बात है, घरों में कमर तक पानी भरा हुआ है। सड़कों का हाल हम पहले ही बता चुके हैं, सड़कें कम समंदर ज्यादा लग रही हैं। जहां कल तक सर पर गाड़ियां दौड़ती थी, आज वहां नाव चलने की नौबत है। आलम यह है कि नासिक के इस इलाके में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है और अगर जल्द हालात नहीं सुधरे, बारिश नहीं रुकी तो जलस्तर के बढ़ने के और भी आसार हैं और ऐसा होने पर हालात बिगड़ना तय है। ऐसे में लोग आसमानी आफत से बचने के लिए भगवान भरोसे ही नजर आ रहे हैं। गुजरात में हो रही मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा है। ये तस्वीरें करजम डैम की हैं। भारी बारिश के चलते डैम के 9 दरवाजों को खोल दिया गया। बता दें कि डैम से 2,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। डैम के दरवाजे खुलने के बाद भरूच और नर्मदा जिले के गांवों में अलर्ट है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। डैम खुलने के बाद लोगों में दहशत है, क्योंकि पहले से कुदरत की मार झेल रहे लोगों के लिए ये खतरे की घंटी है। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी और वलसाड जिले में अगले 5 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है और ये भविष्यवाणी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। गुजरात के राजकोट में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। निचले इलाके कमर तक डूब गए हैं। घरों में भी बारिश का पानी घुस गया है। राजकोट के निचले इलाकों में बारिश बड़ी आफत बन चुकी है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि सड़कें समंदर की तरह नजर आ रही हैं और गली मोहल्लों में हर तरफ सैलाब है। ये तस्वीरें राजकोट के बापा सीताराम चौक की हैं, जहां भारी बारिश के बाद पानी की धार इतनी तेज हो गई कि सड़क पर खड़ी कार तक बहने लगी। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजकोट में हालात कितने बिगड़ चुके हैं, जो हजारों किलो की कार को तेज बहाव तिनके की तरह बहाकर ले जा रहा है। वहीं सड़क पर खड़ी स्कूटी, बाइक भी डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं अब डर इस बात का है कि अगर बारिश इसी रफ्तार से होती रही तो हालात और भी बुरे हो सकते हैं।